हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का विनर्स के इस शानदार ऑनलाइन क्लास में। और दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वो है आर्थिक सर्वेक्षण। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर आज का हमारा ये सेशन होने वाला है, जिसमें हम इस आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये सरकार का एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें पिछले वर्ष की उपलब्धियों का पूरा विस्तार से बखान किया जाता है। पूरा विस्तार से सरकार अपनी उपलब्धियां बताती हैं। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का पूरा एक डेटा होता है आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि राज्य सरकार के द्वारा बजट पेश करने के एक दिन पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। और ये सरकार की एजेंसी के द्वारा ही ये सर्वे किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जो जीडीपी में सरकार का जीडीपी कितनी रही है, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा है, उत्पादन में किस क्षेत्र में किसकी क्या स्थिति रही है, ठीक है ना। ये तमाम चीजों पर सरकार एक लेखा जोखा जो है वो विधानसभा में रखती है। वही आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के लिए आज आपके सामने है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख तथ्य क्या क्या है यहां पर, ठीक है। ये देखिए, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर हम प्रमुख तथ्यों पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि क्लास की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और ये देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग जो है वो उस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अब सकल घरेलू उत्पाद मध्य प्रदेश का कितना रहा है 2024-25 के लिए, क्या रहा है दोस्तों, तो ये सामने आपको लिखा हुआ है। और आप देखेंगे प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर, दोनों ही मूल्य पर सरकार का जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद रहा है मध्य प्रदेश का, देखिए प्रचलित मूल्य पर कितना रहा है, 15,03,395 ये सरकार का आप देखेंगे ये सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर रहा है। मतलब प्रचलित मूल्य पर इस एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च 2024 से मार्च 2024 से आप देखेंगे ये वर्तमान 25 तक अगर आप देखेंगे फरवरी तक का, तो सरकार कह रही है कि इतने मूल्य का उत्पाद हुआ है। जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं, चाहे वो पिन से लेके हेलीकॉप्टर तक की कोई भी चीज जिसका उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, सेवाएं हैं, उन सब का मूल्य का योग ये जीएसडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और प्रचलित मूल्य पर 15,03,395 रुपए रहा है। और जबकि स्थिर मूल्य पर यह कितना रहा है, 7,12,260 रुपए ये रहा है। और ये स्थिर मूल्य के लिए जो आधार वर्ष है वो भी मैं आपको बता दूं, स्थिर मूल्य जो है उसके लिए जो आधार वर्ष सरकार द्वारा जो पालन किया जाता है 2011-12 के आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर 7,12,260 रुपए सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें जो परिवर्तन हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ है वो है 11.05%। और प्रचलित मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, 11.05% की वृद्धि हुई है, ठीक है। जबकि स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि हुई है, 6.05% की वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश की जीडीपी में। मध्य प्रदेश की जीडीपी में जो पिछले वर्ष की तुलना, पिछला वर्ष मतलब 2023-24 की तुलना में मध्य प्रदेश की जीडीपी वर्तमान में यानी कि 2024-25 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो दोनों ही रेट पर अलग अलग लिखे हुए हैं। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य की जीएसडीपी को 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। जो औद्योगिक संवर्धन नीति 2025
अभी आई है। आपको बता दूं कि फरवरी 2025 में राज्य सरकार ने लगभग 18 नई नीतियों को मंजूरी दी है। उसी में से एक है औद्योगिक संवर्धन नीति। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को 2.9 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आपको? यहां पर ये करोड़ रुपए में है राशि, ये जो लिखी हुई है, ये जो राशि है ये करोड़ रुपए में यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, करोड़ में लिखी हुई यहां पर। चलिए आगे बात करते हैं। प्रति जीएडीपी के बाद फिर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति जो है ये वार्षिक आय की बात की जा रही है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। ये भी सरकार ही बता रही है कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों सरकार ये कह रही है कि प्रचलित मूल्य पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,52,615 रुपए रही है। कितना रुपए में लिखा हुआ है यहां पर? 1,52,615 रुपए 2024-25 में यह वार्षिक प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान है। और पिछले वर्ष की तुलना में यह 9.3% की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? 9.32% की वृद्धि हुई है प्रचलित मूल्य पर, जबकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 70,434 रुपए रही है, जो कि 2023-24 की तुलना में 4.65% की वृद्धि को दर्शाता है। ये दोनों ही तथ्य, जीडीपी में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि का जो तथ्य है, यह प्रमाणित करता है कि मध्य प्रदेश में जो आर्थिक रूप से ग्रोथ कर रहा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। यहां पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या लिखा हुआ है? प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपए थी, जो कि 4 गुना की वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 में कितनी हो गई है? 1,52,615 रुपए हो गई है। मतलब जो प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 2011-12 में कितनी थी? 38,497 रुपए थी, जो कि लगभग 14 वर्ष के बाद 4 गुना वृद्धि के साथ बढ़कर हो गई है 1,52,615 रुपए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान, मतलब राज्य के सकल मूल्य वर्धन में अगर हम देखेंगे, सकल मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान रहा है 2024-25 के अकॉर्डिंग, वो हमें यहां पर परसेंटेज में आप देखें क्षेत्र वाइज बताया गया है। प्राथमिक क्षेत्र यहां पर लिखा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र मतलब निर्माण या उद्योग क्षेत्र, उद्योग या निर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऐसा ही यहां पर है। अब देखना यहां पर ये 2 डायग्राम बने हुए हैं, एक प्रचलित भाव पर 2024-25 में और दूसरा स्थिर भाव पर 2011-12 के अकॉर्डिंग यहां पर देखेंगे तो राज्य के जीएस सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भाव पर 2024-25 में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा है वो है कितना? 44.36% है। कितना है? 44.36% है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब कृषि क्षेत्र का योगदान पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी कमी आई है, जबकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देखिएगा यहां पर सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है और द्वितीय क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, जो कि हो गई है 19.03%, और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़कर 36.61% हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र में थोड़ी सी कमी आई है, लगभग पहले 45% के लगभग था, 45 पॉइंट समथिंग था, जो अब घटकर 44.36% हो गया है। मतलब अब सरकार का यह प्रयास है
कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो कृषि क्षेत्र के बजाय उद्योग क्षेत्र में भी काम करें, सेवा क्षेत्र में भी काम करें। और सरकार का भी प्रयास ये है कि कृषि के साथ साथ सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का भी योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये हो रहा है। तो सेवा प्रचलित भाव पर यह योगदान है, जबकि स्थिर भाव पर अगर हम देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 35.37% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 24.63% है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बढ़कर 40% हो गया है दोस्तों। ठीक है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र प्रतिशत प्रचलित भाव पर जीएसबीए के योगदान में कमी आई है तथा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वही जो चीजें मैंने आपको समझाई है वही यहां पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के प्रचलित भाव पर योगदान में कमी आई है, जबकि तृतीय क्षेत्र में वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश कि अर्थव्यवस्था में जो 3 क्षेत्र हैं उनका कितना योगदान रहा है, प्लस हमने पिछले वर्ष से भी अगर देखेंगे तो कमी भी आई है कुछ में, और कुछ तृतीय क्षेत्र में वृद्धि भी दर्ज की गई है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र, उसी को जो हम पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, अब देखना यहां पर उप क्षेत्र भी बताए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, पशुपालन भी आता है, वानिकी भी आती है, मत्स्य और जलीय कृषि भी आता है, और खनन, ये सारे क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 44.5% से घटकर 44.36% हो गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया था, लगभग 45% बताया था, मैंने इसी आधार पर बताया था, है ना, लगभग 45%, मतलब 44.5% से घटकर 44.36% हो गया है। अब आप देखेंगे कि इसमें से किस उप क्षेत्र का कितना योगदान है। फसल क्षेत्र का कितना योगदान है 2024-25 में, 3.9% का योगदान है। पशुधन यानी कि पशुपालन का योगदान कितना है, 7.5% का 7.45% का योगदान है। और वानिकी का योगदान यानी कि वन क्षेत्र का योगदान कितना है, 2.19% है। मत्स्य और जलीय कृषि का योगदान 0.57% है, और खनन क्षेत्र का योगदान 3.25% है 2024-25 में। और यहां पर ये देखिए 2023-24 का आंकड़ा भी यहां पर दिया हुआ है, और दोनों की तुलना करेंगे तो क्या परिवर्तन आया है ये यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों। समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। पिछले बजट में, पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में उप क्षेत्र नहीं बताए थे, इस बार परिवर्तन क्या किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में उप क्षेत्र का भी योगदान बताया गया, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। इससे लोगों को और बाकी विद्यार्थियों को, अर्थशास्त्रियों को ये जानने समझने में मदद मिलेगी कि प्राथमिक क्षेत्र के किस सेगमेंट ने क्या प्रदर्शन किया है, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है 19.36% से घटकर 19.03% हो गया, मतलब इसमें थोड़ा सी कमी आई है। अब इसमें भी किस उपक्षेत्र का क्या योगदान रहा है, 2023-24 और 2024-25 दोनों की तुलना और उसका क्या रिजल्ट रहा है यह भी बताया गया। देखिए विनिर्माण, विनिर्माण मतलब जहां पर निर्माण हो रहा है, विनिर्माण का योगदान 2023-24 में 7.38% था, जो कि 2024-25 में थोड़ी सी कमी आई है, वो घटकर हो गया है 7.05% की रहा है। और कितना परिवर्तन आया है तो 0.33% की कमी आई है। विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, इसका आप देखेंगे तो 2.95% की योगदान रहा है 2024-25 में। और विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र का जो योगदान रहा है 2024-25 में 9.03% रहा है। और ये 23-24 का भी डेटा दिया हुआ है, ये 24-25 का डेटा दिया हुआ है, और जो परिवर्तन हुआ है प्लस माइनस वो यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए
तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे। तृतीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र का योगदान 36.09% से बढ़कर तृतीय क्षेत्र ने बढ़ोतरी दर्ज की है दोस्तों। बढ़कर कितना हो गया है? 36.61% हो गया है। अब तृतीय क्षेत्र के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं? व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट। तो व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट इस क्षेत्र में कितना योगदान दिया है? देखिएगा 2024-25 में 10.37% का योगदान। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन और भंडारण ने 2.73% का योगदान दिया है। रेलवे क्षेत्र का योगदान 0.94% का रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज का योगदान 3.71 का रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। और अन्य सेवाओं का योगदान 7.17% का रहा है। ठीक है, अगर आपको पिछले वर्ष का डेटा भी चाहिए तो वो भी यहां पे लिखा हुआ है और दोनों की तुलना करके ये रिजल्ट सामने यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सार्वजनिक वित्त, है ना। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट अनुमानों के अनुसार 4.1% रहने की संभावना इस आर्थिक सर्वेक्षण में जताई गई है। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 में वानिकी और वन्य जीव क्षेत्र से जीएसडीपी में 0.1% राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अनुमान बताए गए हैं यहां पर, ये ध्यान रखना, है ना। सार्वजनिक वित्त में ये संभावनाएं जताई गई हैं कि इतना योगदान या इतना राजस्व प्राप्त होने की अनुमान है। सिंचाई क्षेत्र से राजस्व जीएसडीपी में 0.06% प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं अलोह खनन, अलोह मतलब जो आधात्विक खनिज है उनके खनिज से अलोह खनन और धातु कर्म उद्योग का जीएसडीपी में 0.076% योगदान प्राप्त होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 में जो सकल ऋण जीएसडीपी का 32.32% रहा है। नोट करते चलेंगे इसको, ठीक है। फिर देखेंगे कृषि प्रतिरूप। अब हम थोड़ा सा कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में जो फसल, कृषि प्रधान राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार की फसलें होती हैं। इसमें खाद्यान्न फसलें भी हैं, इसमें व्यापारिक फसलें भी हैं, दलहनी भी है, तिलहनी भी है। तो 2024-25 में अगर आप देखेंगे 2024-25 में कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनाज उत्पादन में कमी आई है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अनाज उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। कुल जो अनाज उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान रखना, पिछले वर्ष से अगर हम इसकी तुलना करें, पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है अनाज उत्पादन में, कितना? 1.15% की। दलहन उत्पादन, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में अरहर है, मूंग मसूर है, तो कुल दलहन उत्पादन में देखिए बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। 35.26% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। तिलहन उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में 7.8% की वृद्धि हुई है। और कुल फसल उत्पादन में आप देखेंगे कुछ मामूली सी बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, जो कि है 0.28% की वृद्धि हुई है। कुल फसल, जितनी भी फसलें होती हैं, चाहे वो बागवानी फसल हो, खाद्यान्न हो, दलहन तिलहन, कुल फसलों के उत्पादन में 0.028% की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं, है ना, उनका उत्पादन और कितना बोया गया क्षेत्र 2024-25 में है वो यहां पर बताया गया है, ठीक है। 2024-25 के अकॉर्डिंग हम यहां पर अगर बात करेंगे तो ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं है, धान है, मक्का यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिएगा 2024-25 में यहां पर बोया गया क्षेत्र, मतलब कितने क्षेत्रफल में कृषि की गई ये लिखा है, और फिर उससे कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है ये बताया गया है, और उत्पादन में कमी आई है या वृद्धि आई है वो भी यहां पे लिखा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, मैं पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखोगे इसको, देखिए गेहूं,
तो गेहूं का 2024-25 में कितने क्षेत्रफल में कृषि हुई थी, खेती की गई थी? 9,770,000 हेक्टेयर में बोया गया क्षेत्र है गेहूं का, जिसमें उत्पादन कितना हुआ है? 32,896,000 टन की उत्पादन हुआ है 2024-25 में गेहूं का, और पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी कमी आई है, 5.9% की कमी आई है गेहूं के उत्पादन में, यह ध्यान रखना। गेहूं के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। इसी प्रकार धान में अगर देखेंगे तो कुल बोया गया क्षेत्र था 4,150,000 हेक्टेयर, जिसमें उत्पादन हुआ है 14,229,000 टन, और इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, 8.4% की वृद्धि हुई है। मक्का का बोया गया क्षेत्र 15,45,000 हेक्टेयर, जिसमें उत्पादन हुआ है 4,933,000 टन, इसमें भी 6.7% की वृद्धि हुई है। सरसों में आप देखना तो लगभग 13,35,000 हेक्टेयर में कृषि की गई थी सरसों की, जिसमें उत्पादन प्राप्त हुआ है 2,45,000 टन, 4.3% की वृद्धि। फिर आते हैं हम तिलहन, माफ कीजिएगा, सरसों के बाद सोयाबीन, ये सब तिलहनी फसलें हैं दोनों। सोयाबीन महत्वपूर्ण फसल है, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। 6,060 हेक्टेयर भूमि पर कृषि हुई थी, जिसमें प्राप्ति हुई है 6,836,000 टन, और दोस्तों 7.9% की वृद्धि, लगभग 8% की वृद्धि हुई है सोयाबीन के उत्पादन में। इसी प्रकार गन्ना में आप देखेंगे 115,000 हेक्टेयर ये बोया गया क्षेत्र है गन्ने का, जिसमें उत्पादन हुआ है 767,000 टन। कपास महत्वपूर्ण फसल है, 630,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि हुई थी 2024-25 में, जिसमें उत्पादन हुआ है 873,000 टन, और 1.9% की कमी आई है। ध्यान रखना, एक तो गन्ना में, कपास के उत्पादन में भी कमी आई है, और गन्ना उत्पादन में भी कमी आई है। और गेहूं, तो गेहूं, गन्ना और कपास के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है, जबकि बाकी सभी प्रमुख फसलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। और बीटी कपास अगर आप देखेंगे, बीटी कॉटन, तो लगभग 6.22 लाख हेक्टेयर पर कृषि हुई थी, और लगभग 15.4 लाख पैकेट वितरित किए गए थे। ठीक है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलें हैं अगर आप देखेंगे इसमें, तो दलहनी फसलों में मैंने बताया था तुअर, तो तुअर का बोया गया क्षेत्र 2024-25 में वो है 155,000 हेक्टेयर, लेकिन उत्पादन कितना हुआ है? 137,000 टन, और इस अगर तुलना करें पिछले वर्ष की तुलना में, तो 6.1% की कमी आई है तुअर यानी कि अरहर दाल के उत्पादन में। ठीक है। नरसिंहपुर जिला फेमस है। चना की अगर बात करेंगे तो लगभग 2,110,000 हेक्टेयर में कृषि हुई, और उत्पादन हुआ 3,583,000 टन, और 0.56% की वृद्धि हुई है। उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर और मटर का भी ऐसा ही ये डेटा यहां पर लिखा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है दोस्तों। यहां से प्रश्न प्री में भी बन सकते हैं, और मेंस में भी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और साथ में यह भी ध्यान रखना कि यहां पर वृद्धि है, कमी है, यह भी ध्यान रखना यहां पर, है ना। अगर दलहनी फसलों में अगर हम यहां पे देखेंगे तो तुअर जो है और मटर, इनके उत्पादन में कमी हुई है, जबकि चना, उड़द, मूंग, मसूर के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागवानी फसलों के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, बागवानी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे सब्जी आती है, सब्जी है, फल है, फूल है, मसाला खेती है, ये सारी बागवानी फसलें कहलाती हैं। ठीक है। तो बागवानी फसलों में क्या प्रदर्शन किया है देखिए, मसाला उत्पादन वर्ष 2024-25 में 56.42 लाख टन, मीट्रिक टन रहा है, जिसमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, मतलब मध्य प्रदेश में मसालों में कौन से प्रमुख शामिल हैं? अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का उत्पादन क्रमशः 6 लाख मीट्रिक टन, यानी अदरक का उत्पादन कितना हुआ है? 6 लाख मीट्रिक टन। लहसुन का उत्पादन कितना हुआ है? लगभग 21 लाख मीट्रिक टन। और लाल मिर्च का उत्पादन हुआ है 3 लाख मीट्रिक टन हुआ है 2024-25 में। इसी प्रकार सब्जियों के देखेंगे, अगर सब्जियों में ध्यान देना, प्याज, आलू, टमाटर,
सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में कितना हुआ है? बहुत शानदार, 254.49 लाख मीट्रिक टन रहा है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन क्रमशः 40.19 लाख टन लाख मीट्रिक टन, 52.15 लाख मीट्रिक टन और 33.73 लाख मीट्रिक टन रहा है क्रमशः यहां पर आलू, प्याज और टमाटर। यहीं से प्रश्न पूछा गया था, प्याज पर प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था 2025 में, है ना, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में औषधीय पौधों में सबसे बड़ा क्षेत्र व उत्पादन ईसबगोल और इसके बाद अश्वगंधा और सफेद मुसली का है। ये औषधीय पौधे हैं, ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश में उत्पादित होते हैं। इसमें से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी औषधि का खेती होती है? ईसबगोल, और उत्पादन भी सबसे ज्यादा ईसबगोल का होता है, यह ध्यान रखना। ईसबगोल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि औषधीय फसलों में और सर्वाधिक उत्पादन भी इसी का होता है, और इसके बाद अश्वगंधा और सफेद मुसली का है। ठीक है, फिर देखेंगे पशुपालन और डेयरी। मध्य प्रदेश देश का तीसरा बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, यह ध्यान रखना, तीसरा बड़ा दूध उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। देश में वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 652 ग्राम प्रति व्यक्ति थी। देश नहीं, यहां पर प्रदेश है ना, प्रदेश। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 652 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, और दूध उपलब्धता में सर्वाधिक योगदान भैंसों के दूध का रहा है, लगभग 48%। इसके बाद लगभग 32% जो है वो गायों के दूध का रहा है। उत्पादन की बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। अब यहां पे ध्यान देना, ये 2023-24 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लिखी हुई है, ये अंतिम आंकड़ा है। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में ही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितना है? 652 ग्राम प्रतिदिन रहा है। ठीक है, फिर अंडा उत्पादन के बारे में भी आप देखेंगे तो 2023-24 में अंडा उत्पादन कितना था? 3,0491.8 लाख था, जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिवर्ष लगभग 40 अंडे की थी। ठीक है, और इसी प्रकार यहां पर मांस उत्पादन 152.25 हजार टन था। ठीक है, और 2023-24 में सभी स्रोतों से मछली उत्पादन 3,81,891.95 टन उत्पादित किया गया है। सभी स्रोतों से मतलब नदियों से, तालाबों से, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मछली पालन है वो अंतरराज्यीय जलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, समुद्री मछली पालन के अंतर्गत नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश में जो मछलियां हैं वो नदियों से प्राप्त होती है, तालाबों से प्राप्त होती हैं। तो वही लिखा है, सभी स्रोतों से जो मछली उत्पादन रहा है वो कितना रहा है? 3,81,891.9 टन उत्पादित मछली उत्पादन हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना। वित्त वर्ष 2024-25 में द्वितीयक क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र 2.73 लाख करोड़ रुपए के सकल मूल्य वर्धित तक पहुंच गया है। मतलब मध्य प्रदेश में 2024-25 तक उद्योग क्षेत्र का जो जीवीए रहा है वो कितना पहुंच गया है? 2.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब इसके भी उप क्षेत्र बताए गए हैं। निर्माण का योगदान प्रतिशत कितना रहा है? निर्माण क्षेत्र का 47.47%, विनिर्माण का 37.1%, और बिजली, गैस और जल आपूर्ति का 15.5% रहा है। ठीक है, इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र जो जीबीए में है 5.25 लाख करोड़ रुपए के सकल मूल्य वर्धन तक पहुंच गया है। हमने वहां पर मध्य प्रदेश की जीडीपी में जो इनका योगदान देखा था वो देखा था प्रतिशत में, यहां पर इनके रुपए में बताया जा रहा है कितने रुपए का योगदान रहा है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए का रहा है। इसके भी उप क्षेत्र यहां पर लिखे हुए हैं, जिसमें व्यापार, होटल, रेस्तोरां का अगर देखेंगे तो 28.32%, इनका है ना, इसका 28.32%, लोक प्रशासन का 13.67%, और संपदा और व्यावसायिक सेवाओं का 23.21% का योगदान रहा है। ठीक है, आगे
प्रदेश में नवंबर 2024 तक, ये ऊर्जा के संदर्भ में यहां पर डेटा दिया हुआ है, नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में कुल बिजली उपलब्धता 23,789 मेगावाट थी, जिसका सर्वाधिक उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता था। नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कुल बिजली उपलब्धता कितनी है, 23,789 मेगावाट, और इस बिजली का सबसे ज्यादा भाग जो है वो घरेलू कार्यों में उपयोग किया गया है। ठीक है, पिछले 14 वर्षों में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 581 किलोवाट से बढ़कर 1332 किलोवाट हो गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहले मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो बिजली उपलब्धता थी वो 581 किलोवाट थी, जो बढ़कर 1332 किलोवाट हो गई है। अब नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, मध्य प्रदेश में दिसंबर 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 7,300 मेगावाट हो गई है, जिसमें सौर ऊर्जा का कितना उत्पादन है, क्षमता है 4,096.9 मेगावाट, पवन ऊर्जा का कितना है 2,870.3 मेगावाट, बायोमास का 108.03 मेगावाट, और छोटी पनबिजली परियोजनाओं का योगदान 123.91 मेगावाट का है। ये सारे जो हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें कुल स्थापित क्षमता 7,300 है, और उसी के बाद ये उप क्षेत्र बताए गए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का स्थान जो है भारत में चौथे स्थान पर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहां पर ये रैंक भी लिखी हुई है। यहां पर ऊर्जा क्षमता की बात कर रहे हैं ना, ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का चौथा रैंक है। ये डेटा भी यहां पर दिया हुआ है। ऊर्जा क्षमता में भारत में कुल बिजली क्षमता यहां पर लिखी हुई है, माइक्रो पावर का ये है, और बायोमास पावर इतना है, सौर ऊर्जा का इतना है। जिसमें मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है, ये देखिए, पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश की रैंक 8वीं है, माइक्रो पावर में मध्य प्रदेश की रैंक 4थी है, और सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश की रैंक 4थी है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्षमता मेगावाट में अलग अलग क्षेत्रों में ये इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, सिंचाई में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कुल सिंचाई क्षमता वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45.9 लाख हेक्टेयर हो गई है ना, जिसमें सर्वाधिक योगदान बृहद परियोजनाओं का है। सरकार का यह कहना है कि 2024-25 में मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता कृषि के लिए बढ़कर 45.92 लाख हो गई है, और इस उपलब्धि में सबसे ज्यादा योगदान वृहद सिंचाई परियोजनाओं का यानी कि बांधों का है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी। वित्त वर्ष 2024-25 मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक पहली 2 तिमाहियों में राज्य का कुल व्यापारिक निर्यात 31,511 करोड़ रुपए था, जो भारत के कुल निर्यात का 1.76% है। मतलब 2024-25 वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में मध्य प्रदेश का जो कुल व्यापारिक निर्यात है वो कितने रुपए का किया है मध्य प्रदेश ने निर्यात, 31,511 करोड़ रुपए, जो भारत के कुल निर्यात का 1.7% है, 1.7% है। ठीक है, निर्यात। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात कितना रहा है, 4.97 रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात किसका होता है, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से किन चीजों का निर्यात होता है, दवाई, मेडिसिन का प्रथम स्थान है, और द्वितीय स्थान पर खाद्य उद्योगों से अवशेष, तैयार एनिमा और परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस चीज का निर्यात होता है, यह लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है, इंदौर सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है। इसके बाद फिर धार और रायसेन का नंबर आता है क्रमशः। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। जो सेज हैं वो कौन से कितने हैं, इस आर्थिक सर्वेक्षण में ही सरकार ने बताया है कि 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ठीक है, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2024-25 में सितंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना है,
341.12 हजार करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद सड़कों की लंबाई मध्य प्रदेश में कुल 80,775 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की जो योगदान है 12%, स्टेट हाईवे का योगदान लगभग 16% है और जिला सड़कें लगभग 31% और ग्राम सड़कें लगभग 41% का योगदान करती हैं। पिछले सर्वे में अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से उसमें किलोमीटर में बताया गया था, लेकिन यहां पर हमने परसेंट के हिसाब से आपको बता दिया है। मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई 80,775 है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का 12% योगदान, स्टेट हाईवे 16%, जिला सड़कें 31% और ग्राम सड़कें 41% का योगदान देती हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है। बहुत सारे बच्चों को प्रतीक्षा भी रही है और हर साल ये डेटा आता है। हर साल सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है। बजट पेश करने के एक दिन दो दिन पहले सरकार अपना आर्थिक उपलब्धियां बताते हुए अपना पूरा डेटा पेश करती है। इसी को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा शानदार सेशन। उम्मीद है आप सभी को बहुत मददगार साबित होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। जय हिंद।